बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 5 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 को हल करने के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 और इसको अपन हल करते हैं। देखिएगा, एक कुटीर उद्योग निर्माता पेडस्टल, लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है। दो चीज बनाता है, एक तो लैंप बनाता है और एक लकड़ी के सेट बनाता है। प्रत्येक के निर्माण में एक रगड़ने या काटने और एक स्पेयर की आवश्यकता होती है, और इसलिए एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने और काटने का काम करता है, और इसी प्रकार 3 घंटे क्या करता है, वो स्पेयर का काम करता है की आवश्यकता होती है। जबकि एक शेड के लिए निर्माणकर्ता को 1 घंटा रगड़ने या काटने का काम करना पड़ता है और 2 घंटे स्पेयर की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार से स्पेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे काम कर सकती है। ऐसी प्रकार से रगड़ने और काटने की जो मशीन है वो प्रतिदिन कितना घंटा कर सकती है, 12 घंटे काम कर सकती है। एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए का लाभ होता है, और इसी प्रकार एक शेड की बिक्री पर उसको 3 रुपए का लाभ होता है। तो ये मानते हुए कि सभी निर्माता लैंप और शेड बिक जाते हैं, जितने बनाते हैं वो सारे बिक जाते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, तो बताइए कि वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाए ताकि उसको अधिकतम लाभ मिल सके, अर्थात कितने वो लैंप बनाए और कितने वो शेड बनाए। तो अपन मान लेते हैं कि माना प्रतिदिन लैंप की संख्या x है और शेड की संख्या y है। तो देखिएगा, यहां से अपन सोल्व कर लेते हैं अभी इसको। माना प्रतिदिन लैंप व शेड x व y बनाता है। अर्थात लैंपों की संख्या x व शेडों की संख्या y है। अब बच्चों, इसको अपन टेबल के रूप में बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी। देखिएगा, यहाँ पे लैंप और यहाँ ले लेते हैं शेड। यहाँ अपन मान लेते हैं आवश्यकता, कितना घंटा काम कर सकता है, और यहाँ पे अपन लेते हैं स्रोत, स्रोत मशीन जो काम कर रही है। अब देखिएगा, ये है x और ये अपने माना y। अब अपने पास स्रोत क्या है, स्रोत है मशीनें जो काम कर रही है, वो इसके स्रोत हैं। अर्थात यहाँ पे है काम करने के लिए रगड़ने काटने का समय है और स्पेयर का समय है। रगड़ने या काटने का समय और दूसरा है स्पेयर का समय, और ये लाभ है उसको। तो पहले तो हमें इस प्रकार से टेबल बना लेनी है। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी हिसाब से पढ़ के यहाँ पे अपन डाटा लिख लेते हैं। तो देखिए, हमें दिया हुआ है रगड़ने और काटने, प्रत्येक के रगड़ने और काटने का आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने काटने और 3 घंटे स्प्रेयर के लिए काम में होते हैं। तो यहाँ पे है 2 घंटा और 3 घंटा। तो यहाँ लैंप के इसमें जो रगड़ने काटने का है 2 घंटा और स्प्रेयर के लिए उसमें टाइम है 3 घंटा। ये है हावर्स में, हावर्स में। अब बात करते हैं शेड की, और उसके लिए अपन क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने का और 2 घंटा उसमें है स्प्रेयर का काम करता जाता है। तो 1 घंटा और 2 घंटा, तो यहाँ पे 1 हावर और यहाँ पे 2 हावर। अब देखते हैं आगे। आगे देखिए, ये कह रहा है
कि स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम कितना है, 20 घंटा। और इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है ये 20 घंटे का है, और इसी प्रकार रगड़ने काटने के लिए उसमें 12 घंटे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो बच्चों, स्प्रेयर को पहले लिखा है और रगड़ने काटने को बाद में लिखा है, तो गलती मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टेबल बनाया है उसमें पहले हमने रगड़ने काटने का समय लिखा है, बाद में स्प्रेयर का समय लिखा है। और क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है कि पहले स्प्रेयर की मशीन का प्रतिदिन 20 घंटा है, अर्थात अपन यहाँ पे लिखेंगे 20 घंटा, इसके लिए ये 20 हावर, ये हावर्स में है। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब कह रहा है कि रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे ही काम कर सकती है। अब यहां पे लिखना है 12 घंटे, तो यहां पे उल्टा मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पे पहले क्या दिया, स्प्रेयर का समय दिया है, उसके बाद में रगड़ने काटने का समय दिया है, और टेबल में हमें थोड़ा पहले क्या लिख लिया, रगड़ने काटने का समय लिखा है, बाद में स्प्रेयर का समय लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपए का लाभ होता है और शेड की बिक्री पर उसको 3 रुपए का लाभ होता है। तो यहां लिख लेते हैं अपन लाभ के लिए, लाभ है प्रति शेड के लिए है, तो यहां पे है लाभ, देखिएगा इसका अपने लाभ मिल रहा है पहले वाले में 5 रुपए का, शेड के लिए सॉरी लैंप के लिए 5 रुपए का है और शेड के लिए 3 रुपए का है। तो अपन यहां लिख लेते हैं ये 5 रुपए का लाभ है और यहाँ पे 3 रुपए का लाभ है। तो इस प्रकार से हमें टेबल बना लेनी है। अब देखिएगा अधिकतम लाभ, हमें अधिकतम लाभ चाहिए, और अधिकतम लाभ के लिए हमें क्या उद्देश्य फलन बनाना पड़ेगा, अर्थात देखिए जेड, ये 5 रुपए लाभ है लैंप का और ये लाभ है शेड का 3 रुपए। अब देखो 5 रुपया एक लैंप पे है तो एक्स पे कितना हो जाएगा, 5x, तो यहां पे अपन लिखते हैं 5x। इसी प्रकार शेड पे, एक शेड पे लाभ कितना है, 3 रुपए का, तो एक्स शेड पे लाभ हो जाएगा 3x का, और टोटल कितना होगा, इनका जोड़ कर देंगे तो ये हमें टोटल लाभ हो जाएगा, अर्थात ये हमें उद्देश्य फलन मिल गया और इसी का हमें अधिकतमीकरण करना है। अब हमारे पास में है व्यवरोध, और व्यवरोध के लिए देखिए, व्यवरोध के लिए हमें दे रखा है यहां पे कि रगड़ने काटने का समय है जो लैंप के लिए क्या है, 2 घंटे का, इसी प्रकार शेड के लिए 1 घंटे का, परंतु ये रगड़ने और काटने के इन दोनों के लिए मशीन अधिकतम कितनी देर काम कर सकती है, 12 घंटे ही काम कर सकती है। तो अपन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से 2x प्लस वाई, यहाँ पे अधिकतम कितना है 12 घंटा, उससे कम हो सकता है, अर्थात अधिकतम 12 घंटा, उससे कम हो सकता है पर बराबर 12 घंटा के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा मशीन काम करेगी तो मशीन खराब हो सकती है, उसकी कैपेसिटी है, इसलिए अपन ये लिया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, दूसरा है स्प्रेयर के लिए, तो उसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये मशीन जो काम करती है स्प्रेयर वाली वो अधिकतम 20 घंटा ही काम कर सकती है, दोनों के लिए लैंप बनाए और शेड बनाए दोनों के लिए अधिकतम कितना है, 20 घंटा, अर्थात एक के लिए 3 है तो x के लिए 3x, इसी प्रकार से दो है एक लैंप के लिए, शेड के लिए, तो इसी प्रकार से अगर पूरी y की शेड की बात करेंगे तो अपने पास 2y हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे अपन 3x प्लस 2y, और ये भी लेस देन इक्वल टू 20, क्योंकि ये मशीन 20 घंटे ही काम करती है, 20 से कम कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती, इसलिए कम और हमने बराबर का चिन्ह लिया है, लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ से हमारे पास व्यवरोध प्राप्त हो गए, और देखो ऋणात्मक व्यवरोध भी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्यों लिया, क्योंकि जो हमने शेड और लैंपों की संख्या क्या लिया है, या तो 0 होगी या होगी तो 1 2 3 4 होगी, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमने 0 से बड़ा ये लिया है और 0 के बराबर लिया। तो ये अपने पास में व्यवरोध प्राप्त हो गए। अब अपन इनकी समीकरण बना लेते हैं। अब असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर तो देखिएगा, पहले अपन यहां से ले लेते हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब इसके अपन x और y के मान ले लेते हैं साथ के साथ ही, अर्थात यहाँ पे देखो, ताकि इस समीकरण की अपन रेखा खींच लेंगे x y, x बराबर 0 रख लेते हैं अपन, तो y का मान 12 प्राप्त होगा। अब y का मान 0 रख लेते हैं अपन, तो x का मान 6 प्राप्त होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि बिंदु
0 12 व 6 0 से होकर जाने वाली रेखा है। ये वाली रेखा कहाँ से गुजरेगी? 0 12 और 6 0 से होकर जाने वाली है। और यहीं अपन ले लेते हैं, अतः असमीका हमारे पास में 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है 12 का हल क्षेत्र। हम इसका हल क्षेत्र भी ले लेते हैं, और हल क्षेत्र के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों 0 लेस देन इक्वल टू 12 ये क्या है? सत्य है। इसलिए असमीका x प्लस 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 12 का हल क्षेत्र रेखा व रेखा के नीचे अर्थात मूल बिंदु की तरफ होता है। ये हमें पता लग गया इसका हल क्षेत्र। इसी प्रकार से अपन दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं, देखिएगा। तो अपन यहां से बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं अब। तो देखिएगा, समीकरण अपने पास में है 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 के बिंदु। तो बिंदु के लिए अपन x बराबर 0 रखते हैं। तो देखिए यहां से हमें इसके निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। ये हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान 10 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने y बराबर 0 रखा तो y बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान 20/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसके मान ले लिए। तो बिंदु 0 10 व 20/3 और 0 से होकर जाने वाली रेखा है। कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा इन बिंदु से होकर जाएगी। अब इनका हल क्षेत्र ले लेते हैं, हल क्षेत्र। और हल क्षेत्र के लिए असमीका है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20। तो हम यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 0 रख लेते हैं। इसलिए 0 लेस देन 20 ये क्या है? सत्य है। सत्य है, इसलिए इसका हल क्षेत्र होगा रेखा के ऊपर और रेखा के नीचे। अर्थात हल क्षेत्र रेखा है अपने पास में 3x प्लस 2y इक्वल टू 20 व उसके नीचे का क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से हमने इनके हल क्षेत्र भी ले लिए और इनके निर्देशांक भी ले लिए। तो इन निर्देशांकों की सहायता से अपन रेखाएं खींच लेते हैं। अब देखिएगा, तो अपन रेखाएं खींच लेते हैं, देखिएगा। निर्देशांकों से समीकरणों की रेखाएं खींचने पर अब अपन रेखाएं खींच लेते हैं। तो देखिएगा, एक्स 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 डैश वाई एक्स और वाई डैश
ये मूल बिंदु 0 0 जिसके निर्देशांक होते हैं। अब देखिए यहाँ से अपन बात कर लेते हैं पहले 0 12 और यहाँ पे 0 12 है और 6 0 है। तो देखिएगा 0 12 और 6 0, तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगा 0 12 और यहाँ मान लेते हैं 6 0 और इनको मिला देते हैं तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये हमारे पास में रेखा प्राप्त हो गई और रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा है। यहां से ले लेंगे अपन 2x + y = 12, तो यहां लिख देंगे अपन 2x + y = 12। ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो गई और जिसका हमने ग्राफ खींच लिया। इसी प्रकार से अपन दूसरी रेखा की बात कर लेते हैं 0 10 और 20/3, तो यहां लिख लेते हैं 0 10 और 20/3 0। तो ये 0 10 तो अपन यहाँ ले लेते हैं 0 10 और देखो यहाँ पे अपने पास प्राप्त होगा 20/3, अर्थात अपन मान लेते हैं यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 20/3 0 और इनको मिला देते हैं तो ये अपने पास में रेखा मिल जाएगी दूसरी वाली। ये अपने पास में दूसरी रेखा प्राप्त हो गई और दूसरी रेखा यहां से हमने प्राप्त कर ली 3x + 2y = 20, तो यहां लिखते हैं 3x + 2y = 20, 3x + 2y = 20। ये हमने दूसरी रेखा भी प्राप्त कर ली और यहां से हमने ये वाली रेखा प्राप्त कर ली। अब देखो बच्चों, इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी चाहिए हमें, इसके निर्देशांक भी चाहिए, तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल लेते हैं यहां से। तो देखो अब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, और उसके लिए हमें पता है कि समीकरण जो हमें प्राप्त हुए हैं इनको अपन हल कर लेते हैं, अर्थात अपने पास समीकरण है 3x + 2y = 20 और दूसरा समीकरण है अपने पास में, यहाँ पे देखो यहाँ पे है 2x + y = 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा समीकरण भी 2x + y = 12। अब देखो इसको अपन 2 से गुणा कर देते हैं, फिर घटा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा कर लेते हैं पहले और फिर इसमें से घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 2y = 24 और हमने घटा दिया, ये तो कैंसिल हो गया, तो -x = -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर हमारे पास 4 प्राप्त हो गया। अब y का मान के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में अपन रख देते हैं। देखिएगा अगर हमें y का चाहिए, यहाँ पे रख दिया हमने तो 12 हो गया, तो देखो 2y = और उधर जाएगा तो 20 - 12 तो 8, तो देखो यहाँ से 4 थी 12 और इधर जाएगा तो 12 20 - 12 8, तो y = 4 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमने इनके निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब इन निर्देशांकों को अपन लिख देते हैं यहाँ पे, अर्थात ये 4 और ये 4 प्राप्त हो गए। अब देखिए हल क्षेत्र ढूंढ लेते हैं, और हल क्षेत्र के लिए अपन निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए हल क्षेत्र, ये हल क्षेत्र सत्य है, अर्थात इसका क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ होगा, ये हमने लिखा है। इसका हल क्षेत्र रेखा पे होगा और नीचे होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमने लिखा है इनका हल क्षेत्र कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा, ये रेखा के ऊपर होगा इसका हल क्षेत्र और रेखा के नीचे होगा। तो अतः अपन इन चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं, हल क्षेत्र यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिएगा
इसका हल क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे, रेखा के ऊपर भी होगा, इसी प्रकार इसका हल क्षेत्र भी यहाँ पे होगा। अब देखो हमें लेना है ऋणात्तर अवरोध x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र देखना है, अर्थात इसका हल क्षेत्र हमारे पास में ये प्राप्त होगा। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र देखना है तो इसका हल क्षेत्र ये प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बोलेंगे इसका हल क्षेत्र yx के क्या होगा, दाईं तरफ होगा, और यहाँ पे बोलेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र हमें क्या होगा, xx के ऊपर प्राप्त होगा। अब बच्चों हमें देखना है उभयनिष्ठ क्षेत्र, ग्राफ में हमें देखना है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है। तो बच्चों ये चारों असमीकाओं से हमें उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो गया, उभयनिष्ठ क्षेत्र। और हमें ग्राफ को देखना है कि उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध। तो यहां से पता लग रहा है ये परिबद्ध है, तो लिखेंगे परिबद्ध है। और परिबद्ध होने पे हमें कोणीय बिंदु पे इनके मान लेना है। तो बच्चों सभी कोणीय बिंदु हमें मिल गए, यहाँ 0 0 हो जाएगा, ये इसको a ले लेते हैं, इसके निर्देशांक 6 0 मिल गया, ये अपन b ले लेते हैं जिसके निर्देशांक 4 4 हो गए, और ये अपन c बिंदु ले लेते हैं जिसके निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए 0 10। तो कोणीय बिंदु पे अपन इनके मान ले लेंगे, वहीं हमें अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होंगे। तो देखिएगा, इसलिए प्राप्त हल क्षेत्र परिबद्ध क्षेत्र है। अतः कोणीय बिंदु पर मान कोणीय बिंदु पर मान, और इन कोणीय बिंदु पे ही हमें अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होंगे हमारे उद्देश्य फलन के। तो अपन ले लेते हैं कोणीय बिंदु, और यहां ले लेते हैं अपन z के मान, और z है हमारा, देखो उद्देश्य फलन हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है वो अपन यहां से देख लेते हैं। ये अपना उद्देश्य फलन 5x + 3x, तो इसको अपन यहां लिखेंगे उद्देश्य फलन को 5x + 3x। अब अपन कोणीय बिंदु लेते हैं, मूल बिंदु 0 0 जिसके निर्देशांक है, तो यहाँ लिखेंगे z बराबर 0 + 0 0 ही प्राप्त होगा। अब दूसरा कोणीय बिंदु a लेते हैं, और इसके निर्देशांक हमें प्राप्त हैं, यहाँ से देखिए ये अपने पास 6 0, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 6 0, x की जगह 6 और y की जगह 0, तो यहाँ से z बराबर देखो 6 × 5, तो ये हो जाएगा 30। इसी प्रकार से नेक्स्ट कोणीय बिंदु लेते हैं b, और जिसके निर्देशांक हैं 4 4, और यहाँ पे अपन z के मान देखते हैं, तो देखो 4 × 5, तो ये हो जाएगा 20, प्लस अब यहाँ देखो 4 × 3, तो ये हो जाएगा 12, तो z बराबर 32। इसी प्रकार चौथा कोणीय बिंदु लेते हैं c, और चौथा कोणीय बिंदु c यहाँ से लेंगे 0 10, तो यहाँ पे x की जगह 0 और y की जगह 10, तो अर्थात इसका मान प्राप्त होगा z बराबर देखो 0 + 10 × 3, तो 30, तो यहाँ से हमें z बराबर 30 मान प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हमने कोणीय बिंदु पे z के मान ले लिए। अब हमें ये z के मान देखना है कौन सा अधिकतम है। तो देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 30, यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है, ये 0, ये 30 और ये 32, और यहाँ पे भी 30। हमें अधिकतम देखना है, तो अपना अधिकतम ये है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि 4 4 बिंदु 4 4 पर z का अधिकतम मान 32 है। और 4 4 क्या है, 4 4 है अपने पास में संख्या, अर्थात लैंप की संख्या। लैंप की संख्या कितनी लेनी है हमें, 4। इसी प्रकार से लकड़ी के शेड, उसकी संख्या कितनी लेनी है, उसकी संख्या भी लेनी है 4। तब हमें लाभ मिलेगा, तब अधिकतम लाभ हमें कितना मिलेगा, 32 रुपये का, और यही हमारा
आंसर है। तो इस प्रकार से अपन आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि इसका निर्माण में प्रतिदिन कैसे योजना बनाए ताकि अधिकतम लाभ मिल जाए। तो अपने ऐसी प्रकार की योजना बनाते हैं कि लैंप की संख्या को अपन प्रतिदिन कितने बनाते हैं, 4, और इसी प्रकार शेड की संख्या को भी अपन प्रतिदिन कितने बनाते हैं, 4, तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा 32 रुपए का। तो इस प्रकार अपन योजना बना करके काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन 7, और इसको अपन हल करते हैं। देखो, हमें दिया हुआ है एक कंपनी प्लाईवुड के अनूठे स्मृति चिन्ह का निर्माण करती है। ए प्रकार के प्रति स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और 10 मिनट जोड़ने में लगते हैं। तो बच्चों इसको अपन साथ के साथ ही टेबल बना के लिखते जाते हैं। तो देखिएगा, पहले तो अपन इनको मान लेते हैं, माना स्मृति चिन्ह ए प्रकार के X व बी प्रकार के Y बनाते हैं। अब देखो, तो यहां पे ले लेते हैं स्मृति चिन्ह, ये ए प्रकार का और ये बी प्रकार का। यहाँ पे उसके बनाने के लिए क्या क्या सोर्स की ज़रूरत है वो ले लेते हैं, और यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता कितना घंटा मशीन काम करती है वो ले लेंगे, और फिर अपन ले लेंगे उनका लाभ। और देखो, ये हमने मान लिया x है तो ये x, और ये इनकी संख्या y है तो यहाँ पे y है। अब यहाँ पे देखो, ए प्रकार के स्मृति चिन्ह के निर्माण में 5 मिनट काटने और जोड़ने, 5 मिनट काटने का है और 10 मिनट जोड़ने का समय लगता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिख लेते हैं काटने में समय, और यहाँ दूसरा ले लेते हैं जोड़ने में समय। अब ए प्रकार के स्मृति चिन्ह को काटने में समय बता रहा है हमारे पास में 5 मिनट और 10 मिनट जोड़ने का है। तो ए प्रकार के लिए यहाँ पे 5 मिनट और यहाँ पे 10 मिनट लिख लिया। अब आगे कह रहा है हमें कि बी प्रकार के स्मृति चिन्ह के लिए 8 मिनट काटने और 8 मिनट ही जोड़ने का है। तो अर्थात अपन लिखेंगे यहाँ पे 8 मिनट ही काटने का है और 8 मिनट ही उसको जोड़ने का है। अब देखो, दिया गया है कि काटने के लिए कुल समय 3 घंटे 20 मिनट। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात, यहाँ पे हमें दिया है मिनट में, ये भी हमारा मिनट में है, 8 ये भी मिनट में है, ये 8 मिनट में है, और यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमें 3 घंटे 20 मिनट। तो इसको भी अपन मिनट में चेंज कर लेंगे, अर्थात इसको अपन 60 से गुणा करके जोड़ देंगे यहाँ पे, तो अपने पास में हो जाएगा 36 18, अर्थात और इसमें 20 और जोड़ देंगे। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 36 18 प्लस 20, तो यहाँ से हो जाएगा 200, इसको ले लेते हैं मिनट में, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 200 मिनट। इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं, और जोड़ने के लिए कितने हैं अपने पास में, ये जोड़ने के लिए 4 घंटे उपलब्ध हैं, अर्थात इसको भी अपन मिनट में करेंगे 4 × 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24, अर्थात 240 मिनट। तो इस प्रकार से यहाँ गलती मत कर देना, इसको भी हमें मात्रक को हमें चेंज करना है, अर्थात सेम रखना है, या तो मिनट में रखेंगे या घंटे में रखेंगे, मात्रक यूनिट हमें सेम रखनी है। अब लाभ की बात करते हैं। तो लाभ के लिए हमें दिया हुआ है ए प्रकार के लिए 5 रुपए का और 6 रुपए का। तो लाभ लिख लेते हैं यहाँ पे 5 रुपए प्रति स्मृति चिन्ह का है, प्रति चिन्ह, और इसी प्रकार यहाँ पे लाभ है उसका 6 रुपया प्रति स्मृति चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने ये टेबल तैयार कर लिया, और ये टेबल तैयार हो जाता है, इसका मतलब है हमारा आंसर आ जाता है। अब देखो, अब हम प्राप्त करते हैं उद्देश्य फलन, अर्थात हमें देखना है कि लाभ कितना होगा, कुल लाभ।
जब हमारे पास में एक चिन्ह में 5 रुपए का लाभ होता है और हमने एक दिन में कितने बनाते हैं x से, तो x में कितने का लाभ होगा 5x का, तो यहां पे लिखते हैं 5x। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के चिन्ह है, उसमें एक चिन्ह का हमें 6 रुपया प्राप्त होता है, तो y चिन्ह में हमें 6y, ये 6y। और हमें टोटल करना है, कुल लाभ लेना है, तो उनको जोड़ दिया, तो ये हमारे पास में एक दिन का लाभ हो गया और यही हमारा उद्देश्य फलन है 5x प्लस 6y। ये हमारा उद्देश्य फलन है और इसी को हमें अधिकतमीकरण करना है। इसके लिए हमें x और y के मान निकालना है और उसके लिए हमें व्यवरोध दिए हुए हैं। अब देखिएगा व्यवरोध, और व्यवरोध के लिए अगर हमारे पास काटने का समय है कितना, मशीन इसके लिए हमारे काटने का समय कितना दिया 200 मिनट है, तो यहाँ a स्मृति चिन्ह के काटने का, एक के काटने का 5 मिनट है, तो यहाँ पे x काटने का 5x, तो ये 5x। इसी प्रकार दूसरी स्मृति चिन्ह है b, उसको एक के लिए 8 मिनट है, तो y के लिए ये अपने हो जाएगा 8y। और ये कुल, और कुल का समय कितना है, वो कुल का हमें समय दे रखा है 200 मिनट, अर्थात उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पे दिया हुआ है काटने के कुल समय इतने और जोड़ने के कुल समय, इससे ज़्यादा मशीन काम नहीं कर सकती, अर्थात इससे कम कर सकती है। इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 200। ये अपने पास में एक असमीका प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से दूसरी असमीका के लिए यहाँ पे देखो 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240। सेम इसी प्रकार से ये हमारे जोड़ने की मशीन के लिए बात थी, तो मशीन जोड़ने वाली मशीन मैक्सिमम 240 मिनट काम कर सकती है, उससे कम कर सकती है पर ज़्यादा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हमने ये विरोध प्राप्त कर ली। और देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इसी प्रकार से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों रहेगा ये तो आपको पता ही है कि या तो जो हमने बनाया स्मृति चिन्ह या तो नहीं बनाएंगे तो कुछ न कुछ संख्या होगी, अर्थात पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव नहीं होगी। अब इनको अपन समीकरण में चेंज कर लेते हैं। समीकरण में बदलने पर, समीकरणों में बदलने पर, और ये आपको आता है कैसे बदलना है। यहाँ पे जो असमीकाएं हैं लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको ऊपर बराबर का चिन्ह करते ही समीकरण बदल जाएंगे। अर्थात यहाँ पे देखो इसके लिए 1 से 5x प्लस 8y इक्वल टू 200, और यहीं पे अपन x और y के मान भी ले लेते हैं। x y, x को 0 रखा तो यहाँ पे y का मान प्राप्त हो जाएगा 200/8। 200/8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 200/8 को अपन 25 लिख सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे ये 200/8 तो ये कट जाएगा, पहले किससे 4 से काट देते हैं अपन, तो देखा 4 दूनी 8 2, और यहाँ पे 4 से काटा तो 50, फिर 2 से काटा तो 25, तो यहाँ पे 25। इसी प्रकार से अब अपन रखते हैं y को 0, ये अपने 0 रख दिया, तो y को 0 रखने पे x बराबर 200/5, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 40। अब इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं, और हल क्षेत्र के लिए अपन x बराबर 0 और y बराबर 0 रख लेते हैं असमीका में। और असमीका है अपने 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200, अर्थात 0 लेस देन 200, ये क्या है, सत्य है। और सत्य है तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा के ऊपर और रेखा के नीचे, तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। इसी प्रकार से 2 से देखिए दूसरी असमीका से, और दूसरी असमीका अपने पास 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 240, और यहाँ पे भी अपन मान प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिएगा x बराबर 0 रख लिया हमने यहाँ पे, x बराबर 0, तो यहाँ से प्राप्त होगा 240/8, तो या अपन इसको लिख सकते हैं 8 या 24, तो ये हो जाएगा अपने पास 30। इसी प्रकार से अपन प्राप्त करते हैं y बराबर 0 रख लेते हैं यहाँ पे, तो x का मान 24। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब इसका भी अपन ले लेते हैं हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए असमीका लेनी है, अर्थात 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240, और यहाँ पे भी x बराबर 0 और y बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, अर्थात 0 लेस देन 240, ये बात भी सत्य है।
सत्य है तो इसका हल क्षेत्र भी इस रेखा के ऊपर और रेखा के नीचे अर्थात मूल बिंदु की तरफ होगा। तो हमने यहाँ से इनके निर्देशांक ले लिए, इनके हल क्षेत्र ले लिए। अब इनको ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींच लेते हैं। तो देखिएगा, रेखाएं खींचने पर उसके लिए हमें एक्स एक्स वाई एक्स लेना है। ये हमने एक्स एक्स ले लिया और इसी प्रकार से वाई एक्स ले लिया। ये अपना एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये मूल बिंदु 0 0 जिसके निर्देशांक होता है, हमें सबको पता है। अब देखिए, यहाँ से अपन ले लेते हैं इनके निर्देशांक। तो पहले अपन यहाँ से ले लेते हैं 0 25 और 40 0। तो 0 25 और इसी प्रकार से 40 0 मान लेते हैं। यहाँ पे हो गया अपना 40 0 और इसी प्रकार यहाँ पे अपन मान लेते हैं 0 25 और इन दोनों को मिला देते हैं तो अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो गई। और इस रेखा को अपन नाम दे देते हैं 5x + 8y = 200। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 5x + 8y = 200। इसी प्रकार से दूसरी रेखा भी ले लेते हैं और दूसरी रेखा के लिए यहाँ से 0 30 और 24 0 0 30 और 24 0। तो मान लेते हैं यहाँ पे अपना आएगा 0 30 और इसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं 24 0 आएगा और इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये अपने पास में दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में मान लिया दूसरी रेखा प्राप्त हो गई, यहाँ से और यहाँ पे दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा। और इसका समीकरण भी अपन लिख देते हैं 10x + 8y = 240। तो 10x + 8y = 240। इस प्रकार से हमने दोनों रेखाएं ग्राफ के ऊपर खींच ली। अब हल क्षेत्र और हल क्षेत्र अपन निकाल चुके हैं, दोनों सत्य है तो इनका हल क्षेत्र ये वाला होगा, इसका भी हल क्षेत्र ये वाला होगा। अब हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं, अर्थात दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद होती है उसके निर्देशांक, और दो समीकरण दिए हैं तो दोनों समीकरणों की सहायता से अपन इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। तो देखिएगा, यहाँ पे 10x + 8y = 240 है एक समीकरण, दूसरा है 5x + 8y = 200। दोनों को अपन घटा देते हैं तो ये तो कैंसिल, यहाँ पे 5x = 40 आएगा तो x बराबर अपने पास प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 8 पंजे 40 8। अब हमें एक y का मान निकालना है और y के लिए आप अपन कहीं भी रख देते हैं। मान लिया मैंने x का मान यहाँ पे रख दिया तो ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा 80। यहाँ से 80 हो गया और इधर जाएगा तो यहाँ से प्राप्त होगा 8y = 240 - 10 × 8 80। तो 8y = यहाँ से प्राप्त होगा 160। तो y = यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएंगे 20। तो इस प्रकार से हमने x और y अर्थात इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी प्राप्त कर लिए 8 और 20। तो इस प्रकार से अपन प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी प्राप्त कर लेते हैं। अब देखो, अब हमें ऋणोत्तर व्यवरोध अर्थात x > 0 उसका हमें हल क्षेत्र देखना है, अर्थात x > 0 का हल क्षेत्र। और इसका हल क्षेत्र भी हमें पता लग गया है, अर्थात इसका हल क्षेत्र कहाँ से होगा, इसका हल क्षेत्र ये होगा, अर्थात अपन कह सकते हैं कि y x के दाईं तरफ। इसी प्रकार से y > 0 का हल क्षेत्र देना है तो इसका हल क्षेत्र यहाँ होगा, अर्थात अपन कह सकते हैं x x के ऊपर इसका हल क्षेत्र x x पे होगा और x x के ऊपर भी होगा। इसी प्रकार इसका y x पे भी होगा और y x के दाईं तरफ होगा। अब हमें देखना है उभयनिष्ठ क्षेत्र। अब उभयनिष्ठ क्षेत्र देखो बच्चों, यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है ये वाला उभयनिष्ठ क्षेत्र। ये हमारे पास में उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो गया जो कि चारों असमीकाओं से होकर गुजरता है। ये अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र।
अब उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है, वो भी है परिबद्ध है। परिबद्ध क्यों है, क्योंकि ये क्या है, बंद आकृति है, सर्किल जैसी आकृति प्राप्त हो रही है, कहीं से भी ओपन नहीं है, अर्थात ये परिबद्ध है। और परिबद्ध होने पे अपन लेते हैं कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु ये 0 हो गया, इसको ए दे देते हैं, इसको बी नाम दे देंगे और ये सी दे देंगे। ए के निर्देशांक अपने पास इस 0 के प्रति है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, ए बिंदु के निर्देशांक 24 0, और बी के निर्देशांक प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक अभी हमने निकाल लिए 8 और 20, और इसके निर्देशांक हैं 0 25। तो इन पे अपन ले लेते हैं जेड के मान। तो देखिए कोणीय बिंदु पे जेड के मान, कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु पे जेड के मान लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं, ये आप सबको पता है, क्योंकि यहाँ इसी कोणीय बिंदु पे जेड का अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त होता है, इसलिए अपन ये लेते हैं। और बच्चों अपना उद्देश्य फलन है, उद्देश्य फलन को ले लेते हैं। उद्देश्य फलन है 5x + 6y। तो यहाँ लिखते हैं अपन उद्देश्य फलन z बराबर 5x + 6y। अब अपन लेते हैं कोणीय बिंदु पहला कोणीय बिंदु है मूल बिंदु 0 0, अर्थात यहाँ पे z मान देगा 0। अब अपन लेते हैं दूसरा कोणीय बिंदु a, और दूसरा कोणीय बिंदु a है अपने पास में 24 0, तो यहाँ लेते हैं 24 और 0, अर्थात x की जगह 24 और y की जगह 0। तो यहाँ पे z बराबर 5 × 24 + 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा z बराबर, यहाँ से 5 चौका 20, इसी प्रकार 5 दूनी 10, 2 12, 120 प्राप्त हो जाएगा। तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं b, और b के निर्देशांक अभी हमने प्राप्त किए थे 8 20, x 8 y 20। और यहाँ पे z के मान देखते हैं, तो देखो 8 × 5 तो 8 पंजे 40, प्लस 20 × 6, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 120, अर्थात z बराबर अपने यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 160। अब चौथा कोणीय बिंदु लेते हैं c, और चौथा कोणीय बिंदु c अपने पास यहाँ है 0 25, x 0 y 25। तो यहाँ लिख लेते हैं 0 25, और यहाँ पे कोणीय बिंदु का मान देखते हैं, तो 0 प्लस, अब यहाँ देखो 25 × 6, अर्थात z बराबर 6 पंजे 30, तो 0। इसी प्रकार 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये 150 प्राप्त हो गया। तो ये हमारे पास में z के मान प्राप्त हो गए अलग अलग बिंदुओं के ऊपर, अर्थात कोणीय बिंदु पे हमारे ये z के मान प्राप्त हो गए। अब इनमें देखना है 0 120 160 150 अधिकतम कौन सा है, अधिकतम ये वाला है। तो अपन कह सकते हैं कि 8 20 पर z अधिकतम है 160 है, अर्थात x बराबर क्या है 8 है, और y बराबर अपने पास में है 20 है। और x हमने क्या माना था, x हमने क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे x का मान ये देखिए हमने माना था, ये लो अपने यहीं से अपने x का मान यहाँ से माना था, अर्थात a स्मृति चिन्ह a प्रकार के स्मृति से हमें लेना है x, और b प्रकार के स्मृति चिन्ह हमने y लिए थे, और उनके मान अपने निकाल चुके हैं यहाँ पे 8, और देखो यहाँ पे हमने ये मान निकाल चुके हैं 8 और 20। तो ये है a प्रकार के स्मृति चिन्ह, a प्रकार के स्मृति चिन्ह, और इसी प्रकार ये है b प्रकार के स्मृति चिन्ह। अर्थात हमें ए प्रकार के स्मृति चिन्ह प्रतिदिन 8 बनाने चाहिए, और बी प्रकार के स्मृति चिन्ह प्रतिदिन हमें 20 बनाने चाहिए, ताकि हमें अधिकतम लाभ 160 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार अपन कार्य योजना बना करके काम करते हैं, तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 6 और 7 को हल करने के बारे में जानकारी ली है। बच्चों ने सेशन में हम प्रश्न संख्या 8 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।